हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका अपना स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ाने जा रहा हूँ और भारत की राज्य व्यवस्था में मैं आपको 11 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज का जो लेक्चर होगा हमारा, ये 12वां लेक्चर होगा और आज का जो टॉपिक होगा ये भारतीय संविधान की विशेषताएं टॉपिक होगा। ठीक है, आज इस पर डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। और इससे पहले जो 11वां लेक्चर मैंने दिया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आशा करता हूँ आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। जो 11वां लेक्चर है हमारा, उसका आपने अध्ययन कर लिया होगा। तो जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, आगे के जो टॉपिक आने वाले हैं, आगे के जो लेक्चर आने वाले हैं, उसको समझने के लिए एक नज़र डालते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं पे। ठीक है, जब ये भारतीय संविधान की विशेषताएं आप पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ में समाहित हो जाएगी। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं, आप भी देख लें। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और एक बात दोस्तों आपको और बताना चाहूँगा, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर लें, आप जो ये हम यहाँ से आपको लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर के माध्यम से आपको जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक किसी अच्छे राइटर की बुक भी ले लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लेक्चर देते हैं तो कई बार दिमाग में कई चीज़ें नहीं आ पाती है। ठीक है, वो दिमाग से कई चीज़ें हट जाती है। तो उस स्थिति से उभरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी सी बुक भी साथ में रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसका भी आप ही का फायदा है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा कि जो आपको हम यहाँ से बता रहे हैं, उससे भी आपका जो दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएगी। ठीक है, दोबारा से जब आप किताब से देखोगे वो चीज़ें, तो आपके एक प्रकार से उसका रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी इसका जो अपना समन्वय है, कम्बिनेशन है, इस प्रकार से अपना बिठा लें। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम या तो वीडियो को देख के ही काम चला लेंगे, ठीक है, या फिर जो इसके नोट्स है, नोट्स आप बिल्कुल साथ में बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाने का फायदा ये हो जाता है कि अगर आप यहाँ से नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप नोट्स बनाने के बाद आप किसी अच्छे राइटर की एक बुक को लेके उसमें आप देखते हैं। ठीक है, तो उसको फिर आपको अलग से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, बाय द वे अगर कभी कभार कुछ चीजें यहाँ से छूट जाती हैं, तो उस चीज को आप अलग से थोड़ा सा एक, जब आप नोट्स बनाए इसके, तो थोड़ा सा आप स्पेस प्रत्येक टॉपिक के बाद में एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, बाकी उन चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ से आपको सब कुछ जो भी चीजें सिलेबस के अंदर रहती है, उन सभी चीज़ों को बताने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी कई बार कई चीज़ें छूट जाती है, तो इसके लिए आप किसी अच्छे बुक का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे सोचते हैं कि हम सिर्फ वीडियो देख के ही काम चला लेंगे, ठीक है, या नोट से ही काम चला लेंगे, तो उस चीज़ से भी आप थोड़ा बचें। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि आप साथ में एक अच्छे से राइटर की जो बुक्स है वो भी साथ में रखें। ठीक है, बहुत सारी बुक्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है। मैं किसी पार्टिकुलर बुक का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन आप जो आपको सही लगता है, ठीक है, आप प्रिफर कर सकते हैं किसी बुक को, तो उसको आप साथ में जरूर लें। ठीक है, उसके बाद अपने पर्सनल नोट्स है उसका भी अध्ययन कर लें, और उस बुक्स में किताब में भी देख लें कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जब आप उस किताब में देख लेंगे तो आपको फिर दोबारा से उस किताब को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके नोट्स में कवर हो जाएगी। ठीक है, उसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपना पर्सनल नोट्स बनाया, मान लीजिए भारतीय संविधान की विशेषता का एक टॉपिक है लिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, कई चीजें जो हमारे यहाँ से नहीं बताई जा रही है, ठीक है, या छूट जाती है। ठीक है, बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन कई बार छूट जाती है चीजें, तो उसको आप उस स्पेस में कवर कर ले। ठीक है, उसके बाद फिर आपको किताब को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब भी एग्जाम हो, आपको सिर्फ आपके जो पर्सनल नोट्स है उसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के ऊपर। भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ने के लिए, जैसे मैंने बताया, इसका अध्ययन करने के बाद जो आगामी जो लेक्चर्स अभी आएंगे हमारे, उसको पढ़ने में आपको सहूलियत होगी। भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले चलते हैं, जो भारत का संविधान है, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं
या विस्तृत आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान, लिखित संविधान। तो ये संविधान लेखन के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित और अलिखित, अलिखित। तो जो लिखित संविधान है ये किसका संविधान है, ये अमेरिका का। और क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अमेरिका का संविधान किस प्रकार का, लिखित या अलिखित है। और ये जो ब्रिटेन है जिसके हम उपनिवेश भी रहे हैं, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, इनका कोई लिखित संविधान नहीं है। इनका जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है। इसी प्रकार से जो भारत का संविधान है लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें मूल संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद थे, 395। और अनुसूचियां कितनी थी, 8। और भाग कितने थे, 22। वर्तमान में ये हो गया है लगभग 470। इसकी संख्या 4 इसमें बढ़ा दी हो गई है 12 और भाग में इसमें 3 बढ़ गए, ये हो गया आपका 25, ठीक है। इस प्रकार से जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी अमेरिका के संविधान की, इसमें केवल 7 अनुच्छेद है, ठीक है। उसी प्रकार से हम चलते हैं कनाडा। कनाडा में कितने अनुच्छेद है, 147, ठीक है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो वहां पे कितने अनुच्छेद है, 128। हालांकि एग्जाम में तो नहीं आता ये इस तरह से कि भाई इस देश के कितने अनुच्छेद है, लेकिन ये यहाँ पे बताना जरूरी है कि जो देश और जो कंट्रीज है उनमें देख लीजिए इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन हमारा जो संविधान है इसमें मूल रूप में 395 अनुच्छेद थे और धीरे धीरे और भी इसमें संशोधन होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 470 पता नहीं आगे भी कितने हो सकते हैं, इसकी तो कोई सीमा हम नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल इस समय ये स्थिति है। ये चीज आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो नंबर 2 जो बिंदु ध्यान रखना है आपने, कठोर या लचीलेपन, कठोर कर लीजिए, कठोर या लचीलेपन का, कठोर एवं लचीलेपन, कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण, ठीक है। या आप कह सकते हैं नम्यता और अनम्यता, अनम्यता का मिश्रण। तो इसके आधार पर भी संविधान 2 प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान, ठीक है। एक हो जाएगा कठोर संविधान, एक हो जाएगा लचीला संविधान। तो कठोर संविधान क्या होता है, जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान लिखित भी है और कठोर भी है। इसी प्रकार से जो ब्रिटेन का संविधान है अलिखित है और लचीला संविधान है, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत की, भारत क्या है, मिश्रण है इन दोनों का, भारत का संविधान, ठीक है। यानी कि जो भारतीय संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। जहाँ पे जरूरत पड़ती है फ्लेक्सिबिलिटी की वहाँ पे भारतीय संविधान फ्लेक्सिबल हो जाता है, और जहाँ पे जरूरत पड़ती है कठोरता की वहाँ पे कठोर हो जाता है, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन किस आधार पर होता है, 368 जो आर्टिकल है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। ये जब चैप्टर आएगा, ये जब टॉपिक आएगा, इसमें इस चीज को डिटेल में बताया जाएगा कि भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपने ध्यान रखनी है। जो भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगी संसदीय व्यवस्था, संसदात्मक, संसदीय व्यवस्था आप कर लीजिए, संसदीय व्यवस्था, ठीक है। संसदात्मक व्यवस्था इसमें की गई है और ये कहाँ से ली गई थी हमने,
हमारा जो संविधान जो निर्मात्री सभा थी, उन्होंने इसको कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। ठीक है, तो जो ये संसदात्मक जो ये इसमें भी जो शासन प्रणाली होती है दो प्रकार की होती है, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है और एक संसदात्मक शासन प्रणाली होती है। ठीक है, तो जो ये अध्यक्षात्मक जो ये शासन प्रणाली है ये कहाँ पे है? अमेरिका में। ठीक है, यानी कि जो इनका जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो सीधे सीधे निर्वाचित होता है। ठीक है, और निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उसमें से जो है ना ये राष्ट्र अध्यक्ष को चुना जाता है। उसी प्रकार से ये संसदात्मक जो व्यवस्था है इसमें भी क्या होता है कि संसदात्मक व्यवस्था ये ब्रिटेन में हो जाएगी आपकी। उसी प्रकार से भारत में भी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। ब्रिटेन में ब्रिटेन से इसको लिया गया है, लेकिन जो ब्रिटेन की जो संसदात्मक जो व्यवस्था है और भारत की जो संसदात्मक व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। तो भारत की जो संसद है क्या नाम जो ब्रिटेन की जो संसदात्मक व्यवस्था है वो संप्रभु है। ठीक है, संप्रभु है। ठीक है, और भारत की जो संसद है वो संप्रभु नहीं है। उसी प्रकार से जो भारत में जो संसदात्मक व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था में जो भारत की जो कार्यपालिका है वो पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका के प्रति। ठीक है, यहाँ पे ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके, ठीक है, एक दूसरे को साथ में लेकर ये दोनों चलते हैं। ठीक है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। और यहाँ का जो प्रधान होता है, जो वास्तविक प्रधान होता है संसदात्मक शासन प्रणाली में, वो भी जनता के द्वारा चुनकर आता है। और सेम भारत के लिए भी वही स्थिति है और ब्रिटेन के लिए भी वही स्थिति है। लेकिन यहाँ का जो इसमें दो प्रकार के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है। तो जो वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान होता है, जैसे हमारे यहाँ अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें सेंटर की, सेंटर, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेट में भी संसदात्मक व्यवस्था जो संसदीय व्यवस्था है उसी को फॉलो किया है और सेंटर में भी संसदीय व्यवस्था को फॉलो किया है। तो अगर हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर में जो वास्तविक प्रधान होता है, जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, ठीक है, तो लोकसभा में जो बहुमत दल का जो जिस भी दल को बहुमत मिलता है वो किसी एक नेता को चुनते हैं। ठीक है, किसके लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है, और वही जो है ना किसको चलाता है? पूरे जो कार्यपालिका है उसको चलाते हैं। ठीक है, तो ये कार्यपालिका का प्रधान हो गया एक प्रकार से प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी कि वास्तविक प्रधान वही है। और उसके बाद फिर नामात्र के प्रधान हो जाते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, तो ब्रिटेन का जो ये नाम मात्र का जो प्रधान है ये कौन है? राजा या रानी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये राजा है ब्रिटेन का या रानी है ब्रिटेन की, ये किस प्रकार से इलेक्टेड होते हैं? ये वंशानुगत होते हैं। ठीक है, वंशानुगत। और भारत का ये जो प्रधान है ये किस प्रकार से इलेक्टेड होता है? चुनाव के द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। यानी कि जो भारतीय जो जनता है, जो भारतीय जनता के जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। प्रतिनिधि फिर ये जो राष्ट्रपति है इसको चुनते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये सारी चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे आपसे जब हम भारतीय संविधान का भाग 5 पढ़ाएंगे। उसमें सारी चीजें जो संघ सरकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या संघ सरकार के जितने भी पार्ट है वो सारी चीजें हम इसमें आपको बताएंगे। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, मंत्रिपरिषद हो, सारी चीजें उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप चलते हैं, चलो इसको पूरा इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ से भी। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप फिर गलत सोच रहे हैं। उस प्रकार से नंबर 4 में आ जाएगा संघात्मक 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 शासन प्रणाली के साथ, शासन प्रणाली के साथ एकात्मकता का झुकाव, एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मक
एकात्मकता की और झुकाव। यानी कि जो भारतीय जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है, संघीय शासन प्रणाली है, ठीक है। और ये जो संघवाद है ये हमने कहाँ से लिया था, कनाडा के संविधान से इसको हमने ग्रहण किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारतीय जो शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है, इसमें शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूचियों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। उसी प्रकार से दोहरी सरकार है, ठीक है। दोहरी सरकार मतलब केंद्र में अलग सरकार और राज्य में अलग सरकार। इस प्रकार से संघात्मक का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। मूल अधिकार इसमें दिए गए हैं। तो इस इन सब चीजों से दिखाता है कि भारत का जो संविधान है या जो भारत की जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है, संघात्मक है। लेकिन संघात्मकता के साथ साथ भी क्या है, हम एक है। जैसे एकल नागरिकता हमको प्रदान की गई, एकल नागरिकता हमको प्रदान की गई, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देश पे कोई विपत्ति आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल दिए गए हैं आपके 352, 356 एंड 360। इस प्रावधान के तहत भारत के जो राष्ट्रपति है, केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर वो भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो हमें जो हमें एकात्मकता की ओर ले जाते हैं, ठीक है। यानी कि दिखाता है कि हम भले ही संघात्मक शासन प्रणाली को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक है, पूरा देश एक है। ये नहीं है कि एक ही संविधान की व्यवस्था पूरे भारत के लिए की गई है, ठीक है। एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उनको महाराष्ट्र की नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें अमेरिका में है। अमेरिका में स्टेट की अलग नागरिकता प्रदान की जाती है और सेंटर की अलग नागरिकता प्रदान की जाती है। तो भारत में आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, आपको सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगी और वो नागरिकता कौन सी है, भारतीय, ठीक है। इस प्रकार से संघात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ जो है ना, यहाँ पे एकात्मकता की ओर ज्यादा झुकाव आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है। अगर हम बात करें न्यायपालिका, वैसे तो जो ये न्यायपालिका जो हमने ली है, जो न्याय व्यवस्था है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ली है। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये हमने ग्रहण किया था अमेरिका से, ठीक है। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो इसके जो न्यायपालिका है हमारी, इसके जो पदाधिकारी है उनके लिए अलग से इसमें जो संविधान में इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान है, इनकी शक्तियों का प्रावधान है, सारी चीजें संविधान में निहित की गई है, जिससे कि जो भी सरकार है, ठीक है, इन पे कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का किसी भी प्रकार से इन पे दबाव न रहे, ठीक है। ये जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करें, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें शीर्ष पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर हो गया। उसके बाद फिर स्टेट में फिर हाई कोर्ट हो गया, और फिर इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है, ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालय है। उसके बाद फिर तहसील स्तर पर भी न्यायालय रहता है, परिवार न्यायालय, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से भारत में जो ये न्याय व्यवस्था की गई है, ये एक प्रकार से पिरामिड की तरह काम करता है। पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से इसमें व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता एवं अमेरिका में क्या है, जो न्यायपालिका है वो क्या है, सर्वोच्च है, न्यायिक
न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य में क्या है, समन्वय, सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। यानी कि भारत में क्या किया गया है, जो ये संसदीय संप्रभुता है, यहाँ पे संसद को संप्रभुता नहीं दी गई है और ना ही न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई है। यहाँ सर्वोच्चता क्या है, सर्वोच्च क्या है यहाँ पे भारत में, सर्वोच्च संविधान, जिसको कि मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। तो ब्रिटेन में क्या है कि संसद जो संसद है ये संप्रभु है, और अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है, यानी कि न्यायपालिका वहां पे सर्वोच्च है। लेकिन भारत में इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित किया गया है। ठीक है, कैसे, अगर कोई संसद कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है, कोई संवैधानिक संशोधन करती है, तो न्यायपालिका को अधिकार है कि वो इसकी न्यायिक समीक्षा करें। ठीक है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन करें। ठीक है, इसी प्रकार से संसद को भी यहाँ पे शक्ति दी गई है कि संसद किसी भी जो ये भारतीय संविधान है इसके मूल ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, मूल ढांचे के साथ जो संसद है वो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, हालांकि उसमें जो आर्टिकल्स है, ठीक है, ABCD या क ख ग करके वो इसमें आर्टिकल्स बढ़ा रहे हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया, लगभग 370 के आसपास आर्टिकल्स हमारे संविधान में वर्तमान में है। ठीक है, और मूल में कितने थे, 395। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों में भी यहाँ पे समन्वय स्थापित किया गया है। तो इन चीजों को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार, फिर आगे चलते हैं नीति निदेशक, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद आप ले लीजिएगा मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ठीक है, और एक हमने छोड़ दिया था यहाँ पे, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा मूल अधिकार पे। ये जो मूल अधिकार आपको दिए गए हैं ये आपके भाग 3 में है, ये संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, इन सभी चीजों का हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये मैं आपको बता देता हूं कि किस अनुच्छेद में क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें जैसे 14 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, इसमें समानता का अधिकार है। उसी प्रकार से 19 से लेकर 22 तक इसमें स्वतंत्रता है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसी प्रकार से 23 से 24 के बीच आपको दिया गया है शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसी प्रकार से 25 से लेकर 28 में आपको दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से 30 में दिया गया है शिक्षा और संस्कृति या संस्कृति एवं शिक्षा। ठीक है, और इसी प्रकार से 32 जो अनुच्छेद है, 31 के विषय में अभी बताऊंगा इसका 31 का क्या हुआ। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा करार दिया गया था। ठीक है, इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे जब हम भाग 3 आपको बताएंगे उसमें। ठीक है, फिलहाल ये चीजें हैं। उसी प्रकार से ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व से आप क्या समझते हो, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कि जो सरकार है, जो राज्य है, ऐसी नीति बनाएगा जो जनहितकारी हो, जो पब्लिक के लिए लाभकारी सिद्ध हो। ये सारी चीजें किसमें निर्धारित की गई है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये सारी चीजें बताइए। ये भाग 4 में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, भाग 4 में अध्ययन करेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक। उसी प्रकार मूल कर्तव्य, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें एक नया भाग बनाया गया, भाग 4A। ठीक है, उसी प्रकार से एक नया आर्टिकल इसमें जोड़ा गया 51
का, इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। फिलहाल भारतीय नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11। और अगर आप भारतीय नागरिक है तो उन कर्तव्यों का आपको निर्वहन करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से एकल नागरिकता, मैंने आपको बताया कि हम संघात्मक शासन प्रणाली को फॉलो करते हुए भी हम एकात्मकता नागरिक एकात्मकता को फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं जब पूरा देश एक हो जाता है, एकजुट हो जाता है, ठीक है। इन सब चीजों पे भी डिस्कस करेंगे। ये जो एकल नागरिकता है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे भाग 2 जब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें आपको ये सारी डिटेल में बताया जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्या चीजें इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। बाकी सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, जैसे जैसे टॉपिक इसके आते जाते हैं उसमें आपको और डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि भाई ये चीजें आपको आगे पढ़नी है, ताकि आप दिमाग में उस प्रकार से ये चीजें बिठा के रखें। उसी प्रकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है, ठीक है। अगर बात करें मताधिकार, ठीक है, वो चाहे आपके लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव या फिर जो स्थानीय सरकारें बनती है उसके चुनाव हो, अगर आप 18 साल की उम्र, 18 साल की जो एज है वो पूरी कर चुके हैं तो आप अपना वोट दे सकते हैं। इससे पहले ये एज कितनी थी? 21। 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 के द्वारा इसकी जो एज है ये कितनी कर दी गई? 18 साल कर दी गई, ठीक है। पहले आपको 21 साल का होना जरूरी था, तभी आप वोट कर सकते थे, ठीक है। ये जो 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 है, इसके तहत ये प्रक्रिया कब से लागू हुई? 1989 से, यानी 1989 से प्रक्रिया लागू हुई, ठीक है। 1989 से जो वोट देने का अधिकार है वो 18 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनको दे दिया गया, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर। आप इसमें कोई विभेद आपसे नहीं किया जाएगा। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग से संबंधित हो, आप अपने वोट का प्रयोग कर सकते हो एक निष्पक्ष सरकार को चुनने के लिए, ठीक है। ये हो गया। उसी प्रकार से आ जाएगी धर्मनिरपेक्षता, ये आप इसको कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष, बढ़िया रहेगा, पंथ निरपेक्ष। ये चीजें भी भारतीय संविधान में नहीं, मूल रूप में ये चीजें भी नहीं थी। इसको जो इसमें भी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 3 शब्द जो प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। तो इसी प्रकार से जो भारत जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। धार्मिक आधार पर सभी व्यक्ति समान है। इन चीजों की इसमें व्यवस्था की गई। और फिर है त्रिस्तरीय सरकार। अभी मैंने आपको बताया कि जब संसदीय प्रणाली आपको बता रहा था कि केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों पे संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके साथ ये जो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया? त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया। त्रिस्तरीय मतलब एक तीसरी सरकार, ठीक है। दो तो हम ऑलरेडी थे, दो तो सरकारें ऑलरेडी बनाते थे केंद्र में और राज्य में, ठीक है। एक तीसरी सरकार का गठन होगा, कहाँ पे? जो स्थानीय सरकारें हैं इनका गठन होगा, ठीक है। तो ये जो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो पंचायतें हैं, पंचायतों में सरकार का गठन किया गया, और 74 के द्वारा जो आपके शहरी स्थानीय निकाय हैं, ठीक, यानी कि नगर पालिकाओं का इसमें प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके भी 3 रूप है, जिसको हम जब ये स्थानीय निकाय जब आपको बताएंगे, ठीक, उसमें ये सारी चीजें आपको डिटेल में
बताई जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे सहकारी समितियों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों को भी क्या कर दिया, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ भारत एक कैसा राज्य है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, और इसमें ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी विशेषताएं हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, फिर भी अगर ये विशेषताओं में कई चीजें छूट गई होगी तो उसका हम अलग से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अलग से अध्ययन मतलब जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे जो भी विशेषताएं, क्योंकि ये सारी विशेषताएं टॉपिक के आधार पर ही ली गई है। जो जो इसमें संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन आपको कराया जाएगा। इसके साथ ही और भी इसमें चीज़ें जोड़ी गई है भारतीय संविधान में। निष्पक्ष संस्थाएं और भी है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, या फिर हमारा हाई कोर्ट ही नहीं है, या फिर डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वही नहीं है। उसी प्रकार से जो निर्वाचन प्रणाली है उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। और उसी प्रकार से लोक सेवा आयोग हो गया, ठीक है, और हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। इन सभी जो ये संस्थाएं हैं इनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, तो ये संवैधानिक संस्थाएं, इन सबका भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद कुछ असंवैधानिक संस्थाएं भी हैं, ठीक है, जो भारत की जो शासन प्रणाली है, ठीक है, उसको संचालित करने में या उनको सहयोग प्रदान करने में उन असंवैधानिक संस्थाओं का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, तो उन सभी चीजों पे भी आपसे डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं होगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान के जो भाग है, ठीक है, पहले कितने भाग थे? 22, और बाद में इसमें संशोधन करके कितने कर दिए? 25। तो उन 25 का आपको अध्ययन कराया जाएगा। उसके बाद किस भाग में कौन से आर्टिकल्स है, क्योंकि आप अब आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हो आगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले अगर आप अपने दिमाग में ये चीज डाल देते हो कि किस भाग में कौन कौन से आर्टिकल्स है, तो आप उसको क्योंकि जो यहाँ से जो आर्टिकल्स बताया जाएगा या बताए जाएंगे वो आपको भाग, जो संविधान के जो भाग है उसी क्रम में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, पहले एक भाग को कंप्लीट किया जाएगा, फिर दूसरे भाग को कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रकार से कुल कितने भाग हो गए? 25। ठीक है, 25 के 25 आपको कवर कराए जाएंगे। तो आर्टिकल्स को शुरू करने से पहले किस पार्ट में कौन सा आर्टिकल्स है, ठीक है, या किस अनुसूची में क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताई जाएगी, ताकि जो आर्टिकल्स है उसको पढ़ने में या समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आप बने रहेंगे हमारे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अगर नए स्टूडेंट्स हैं आप, तो अगर पहली बार आपने ज्वाइन किया है हमारे इस SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल को, जो इससे पहले मैं 11 लेक्चर दे चुका हूँ, उसका भी आप अच्छे से अध्ययन कर लें, ताकि जो आगे की जो वीडियोज है, आगे के जो लेक्चर है उसको आप आसानी से समझ सकें, और ये जो लेक्चर मैंने अभी दिया है उसको भी आप आसानी से समझ सकें। तो मिलते हैं दोस्तों शीघ्र ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।